तो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बात किया था ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल पे। सेकेंड सेम ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। तो हमने कल बेसिक्स कुछ बात किया था कि भूगोल क्या है और कैसे भूगोल में जो है द्वैतवाद आया, द्वैतता आई, है ना। दो तरह विपरीत तरह के विचार आए और फिर वो दो विपरीत तरह के जो विचार थे उनको द्वैतता कहा गया। जैसे मानव, कुछ भूगोलवेत्ता थे मानव को महत्व दे रहे थे, कुछ भूगोलवेत्ता प्रकृति को महत्व दे रहे थे। मानव को महत्व देने वालों को संभववादी कहा गया और प्रकृति को महत्व देने वालों को नियतिवादी। दोनों अलग तरह के विचार थे। फिर इनके मानने वालों की संख्या बढ़ी तो यह एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। बाद में फिर एक भूगोलवेत्ता है टेलर, अल्फ्रेड टेलर, है ना, ग्रिफिथ टेलर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो हमको विकास करने के दौरान पहले प्रकृति को समझना चाहिए, फिर उसके अनुसार हमको विकास करना चाहिए। तो कल इतनी बातें हुई थी। तो फिर जो है इसी क्रम में जो है भूगोल में फिर दोनों तरह के चीज़ों का अध्ययन किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों को सम्मिलित किया गया। भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग पहले इस सेमेस्टर में बात कर चुके हैं, मानव भूगोल के बारे में ही हमको बात करना है इस सेमेस्टर में। तो आज हम लोग मानव भूगोल की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बात करेंगे। क्या है मानव भूगोल या उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसके बात करना है। तो मानव भूगोल की अवधारणा, मानव भूगोल की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट मानव भूगोल के पीछे? तो मानव भूगोल के पीछे सिंपल सा कंसेप्ट यही है, जैसे परिभाषा हम बताए भी है मानव भूगोल की, कि मानव और जो प्रकृति है। मानव क्या है? पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, है ना। अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम नेचर पर डिपेंड हैं। हमको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, तो हम अन्न उपजाते हैं। और वो मृदा चाहिए, उसी में अन्न उपजाएंगे। और मृदा चाहिए, साथ में नमी चाहिए और बरसात चाहिए, तापमान चाहिए, सब चाहिए। जीवित रहने के लिए जल चाहिए, भोजन हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो सब प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। परिवहन के साधन बनाने के लिए प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें हमको लेना है, बिजली बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मानव की गतिविधियां जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति के से ही पूर्ण होती हैं। प्रकृति के माध्यम से ही मानव अपनी गतिविधियों को पूर्ण करता है। उसमें कई सारी गतिविधियां आ गई, जैसे हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, है ना। और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो भी आती हैं, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, ये सब, है ना। तो जो ये गतिविधियां बता रहे हैं ना, इनको कहते हैं मानवीय लक्षण। क्या कहते हैं? मानवीय लक्षण या मानवीय गतिविधियां। तो जब आप इन्हीं मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जो कि कहाँ पे हो रही हैं? भूस्थल पर हो रही हैं, पृथ्वी पर हो रही हैं। पृथ्वी पर होने वाली मानवीय गतिविधियों को जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें पहले। मानव जनसंख्या कौमा प्रजाति, मानव जनसंख्या कौमा लगा के लिखिएगा, प्रजाति कौमा आर्थिक क्रियाकलाप, अधिवास, यातायात, संगठन, सब में कॉमा लगा के लिखते जाइए।
संगठन, राजनीति, ऐतिहासिक विकास, कृषि समाज इत्यादि मानव लक्षण है, इन्हीं मानव लक्षणों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है। अर्थात मानव भूगोल में पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो एंथ्रोपोजोग्राफी, इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी मानव समाज में तथा पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि रेटजेल ने जो पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोजोग्राफी, उसमें भी उन्होंने यही बताया है, या जो उन्होंने लिखा है उसमें, कि मानव की क्रियाएं और प्रकृति के साथ क्या उनका संबंध है, उसी के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण इसमें दिया है। संश्लेषण मतलब क्या होता है कि सबको इकट्ठा करके उसका अध्ययन करना। विश्लेषण मतलब क्या होता है कि उनको अलग अलग बिल्कुल तोड़ के उसका निष्कर्ष निकालना, क्या क्या आ रहा है ना। तो मानव भूगोल का अगर हम लोग ऐतिहासिक विकास क्रम देखें तो मानव की जब से उत्पत्ति हुई है तब से वह न प्रकृति के साथ क्रिया कर रहा है। सबसे पहले मानव कैसा था? सबसे पहले मानव जंगलों में रहता था, तो उसका डेली का काम यही होता था कि हमको आज जिंदा रहना है ना, जिंदा रहना है और अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, यही काम था पहले।
धीरे धीरे मानव विकसित होता गया। तो जब मानव का पहले यही काम था कि उसको केवल आज के खाने की व्यवस्था और जीने की व्यवस्था करनी है, तो वो क्या करता रहा होगा? वो जंगलों में जाता था, है ना। हालांकि वो पहले पेड़ों पे रहते थे, नीचे नहीं रहते थे। पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों से नीचे उतरेंगे, कंद मूल फल, या पहले तो जानवरों को कच्चा ही खाते थे, क्योंकि पहले आग का आविष्कार नहीं था, फिर आग का आविष्कार किया। तो आग का आविष्कार भी एक मानव भूगोल का ही तत्व है, क्योंकि मानव ने ही तो गतिविधि की है, तभी ना आग का आविष्कार हुआ, है ना। फिर धीरे धीरे घर बनाना सीखा, धीरे धीरे फिर जंगलों को काट के खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा। तो पशुपालन एक मानवीय भूगोल का भाग है, कृषि मानवीय भूगोल का भाग है, गृह निर्माण जिसको अधिवास कहते हैं, सेटलमेंट, वह भी मानव भूगोल का पार्ट है। धीरे धीरे राज्य की संकल्पना आ गई, तो राजनीतिक भूगोल का उद्भव हुआ, है ना। कल्चरल सांस्कृतिक भूगोल, हम जानते हैं जनजातियों की एक विशेष संस्कृति होती है ना। उनके जो हर चीज़ का उनका अलग मेथड होता है ना। शादी ब्याह का हो गया, खान पान का हो गया, त्योहारों का हो गया, हमसे थोड़ा वो भिन्न होता है, और वो अच्छे से उसको मानते हैं, वो अपने संस्कृति को जीते हैं। हम लोग तो धीरे धीरे भूलते भी जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। तो सांस्कृतिक भूगोल भी मानव भूगोल का ही एक पार्ट है। परिवहन के साधन विकसित हुए, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, फिर और सारी चीज़ें, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब बनने लगा, है ना। तो धीरे धीरे परिवहन भी विकसित हुआ, तो परिवहन भी मानव भूगोल का पार्ट है। तो मानव भूगोल में बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, जैसे हमने भौतिक भूगोल में विभाजित किया था, वैसे ही मानव भूगोल में भी विभाजित किया जाता है। इसको मानव भूगोल वाले लिखाए थे ना एक दिन, मानव भूगोल में क्या क्या है, विचारधारा, ये सब लिखाए थे ना। ठीक है, उसको फिर नहीं लिखा रहे। तो इस तरह से जब से मानव का विकास हुआ, उसी के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे मानव भूगोल का भी विकास हुआ, क्योंकि मानव भूगोल मानव से ही तो संबंधित है। भौतिक भूगोल का विकास तो मानव के पहले से हो रहा है, क्योंकि भौतिक भूगोल में मानव की कोई भूमिका नहीं है, वो तो प्राकृतिक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, भौतिक भूगोल में हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके सिद्धांत पढ़े, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर महासागर महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, तब तो मानव नहीं था। लेकिन जब मानव भूगोल के बारे में पढ़ा जाएगा, तो जब से मानव है तभी से न पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मानव के साथ अंतरक्रिया हो रही है ना प्रकृति की। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे ग्रीक विद्वान दो हैं, भारतीय वेद या भारतीय जो संस्कृति है, जैसे वेद देखेंगे आप, वेदों में हम लोग अभी आगे देखेंगे, इसी यूनिट में है कि वे हमारे पुस्तकें जो हैं पुराण आदि हैं, उनमें कहाँ मानव भूगोल देखने को मिलता है। तो जैसे वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है ना। तो आप जब वेदों को देखेंगे तो वेदों में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखें तो वेदों में बहुत अच्छा है उदाहरण मिलता है पर्यावरण संरक्षण का, है ना। वेदों में बहुत सारे पेड़ पौधों को उन्होंने पवित्र माना है और उनकी पूजा करने का कंसेप्ट है। आज भी आप लोग करते हैं कि नहीं? पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं आप, है ना। और बहुत सारे पेड़ पौधों का महत्व भी है। तो इससे क्या होता है, जब आपके लिए कोई पौधा महत्वपूर्ण है तो आप उसकी सुरक्षा करते हैं, है ना। आप उसको बचाएंगे, काट तो देंगे नहीं, क्योंकि उसका आपके लिए धार्मिक महत्व भी है, और आपको उसकी विशेषताएं अगर पता है तो वह भी अच्छी बात है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो प्राचीन पुस्तकें हैं या जो वेद है ये हैं, उनमें हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी में बहुत सारे तरह के जो है अलग अलग जो वेद हैं, सब में अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या उसमें मानव भूगोल के बारे में देखने को मिलता है। इसी तरह से ग्रीक जो विद्वान हैं, है ना, उनमें हेरोडोटस है, अरस्तु हैं, और इन्होंने भी माना कि जो अध्ययन है वह मानव के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। मानव भूगोल में मानव को ही केंद्र में रखिए, और उसके मानव को केंद्र में रखेंगे तो मानव से संबंधित जो जो चीज़ें हैं उन्हीं को आपको मानव भूगोल में पढ़ना चाहिए। ये जो विदेशी विद्वान हैं उनका भी यही मानना था। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या होता है कि एक समय यूरोप में एक शब्द आता है अंधकार युग। यूरोप में अंधकार युग। यूरोप में अंधकार युग का मतलब क्या है? यूरोप में एक ऐसी स्थिति आती है, प्राचीन समय की बात है ना, मतलब ये आप एग्जैक्ट टाइम लाइन अगर देखेंगे तो बहुत पुराना नहीं है ये, है ना। तो अंधकार युग में क्या हुआ था इतना समझिए। पहले यूरोप में एक ऐसी स्थिति आई कि जब यूरोप में जो प्रशासन था, शासन था, वो पूर्णतः धार्मिक हो गया। सब चीज़ें धार्मिक हो गई। वहाँ जो पोप होता है वही प्रमुख हो गया, है ना। मतलब कह सकते हैं धर्म का शासन हो गया अंधकार युग में। तो जब धर्म का शासन हुआ तो धर्म के कारण वहाँ पे क्या आया? अंधविश्वास आया। अंधविश्वास के कारण वहाँ पे जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है ईसाइयों की? बाइबल पुस्तक है। बाइबल पुस्तक के अनुसार ही प्रशासन चलाया जाने लगा। ऐसे में जो उसके पहले, अंधकार युग के पहले, वहाँ पे वैज्ञानिक कार्य हो रहा था, मतलब बहुत सारी खोजें आदि हो रही थी। लेकिन जब अंधकार युग आया तो वो सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि धार्मिकता में वैज्ञानिक मतलब आप तर्क और धर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते हैं। जैसे कोई कहे कि भगवान कहाँ है, मुझे दिखा दो, तो आस्था है ना, प्रूफ करने की बात जब आती है तो उसमें आप थोड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना। कहेंगे कि उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, वो चाहिए, तभी आपको दिखेंगे भगवान। कभी आपने सोचा कि भगवान है तो दिखे हमको? कई लोग कहते होंगे कि दिखा दो मुझे, चलो तुम बहुत तुम मानते हो तो तर्क यही है। तर्क क्या कहता है? तर्क जो है वह यह कहता है कि हम जो देखेंगे वही मानेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल जो वैज्ञानिक सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, सब में प्रैक्टिकल है ना। तो क्या करते हैं? पहले एक सिद्धांत देते हैं, फिर उसकी प्रूफिंग करते हैं। तो सिद्धांत दे दिया कि भगवान है, लेकिन फिर प्रूफ भी तो करना है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो यही हुआ। तो जब अंधकार युग आया यूरोप में तो वही चीज़ें मानने लगे, आस्था आधारित होने लगा। तो जो वैज्ञानिकता थी, जो खोज भी कर रहे थे ना, जैसे उस समय पर बाइबल, मतलब उस समय पर माना जाता था, ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है ना। तो कुछ लोगों ने खोज किया कि नहीं पृथ्वी गोल है, तो उनको मार रहे हैं, क्यों गोल कह रहे हो तुम? उनको फांसी पर चढ़ा दिया, है ना। जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप से, पहले ये माना जाता था कि सौर मंडल में पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है, पहले ये माना जाता था, और बाकी चारों ग्रह, बाकी सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो कुछ विद्वान आए जिन्होंने खोजा कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, तो उनको मार रहे हैं लोग। कैसा तुम क्यों बोल रहे हो? हमारा जो इतने सालों से चला आ रहा है वो गलत है क्या? तो ऐसा जब हुआ, उसको क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। लेकिन जब अंधकार युग समाप्त हुआ तो फिर पुनर्जागरण युग आता है। पुनर्जागरण युग में क्या होता है कि वो जो धार्मिक चीज़ें थी वो समाप्त होती हैं और फिर वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिलता है। तो वहाँ से और ज़्यादा भूगोल में क्या होता है? विकास होता है, और मानव भूगोल में खास करके ज़्यादातर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ मानव भूगोल से संबंधित कंसेप्ट था। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं। तो कुछ परिभाषाएं भूगोलवेत्ताओं के अनुसार लिखेंगे हम लोग इसमें, और आपको एक दो परिभाषा कम से कम याद होनी चाहिए इसमें। तो पहले जो भूगोलवेत्ता हैं वह हैं एल्सवर्थ हटिंगटन। एल्सवर्थ हटिंगटन। एल्सवर्थ हटिंगटन ने क्या कहा है, पहले लिख लीजिए एक लाइन में। इनके अनुसार मानव भूगोल, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, मानव भूगोल
भौगोलिक वातावरण, मानव भूगोल, भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप, भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के, मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। लिख लिया? अध्ययन है। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने क्या कहा है? ये कौन से भूगोलवेत्ता हैं, कहाँ के हैं? अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। तो अमेरिका लिख लीजिए, अमेरिका के हैं ये। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन कह रहे हैं कि मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल कह रहे हैं कि जो भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण आपको पता है क्या है? क्या है भौतिक वातावरण? भौतिक वातावरण या भौतिक भूगोल क्या है? और हाँ, वही है, प्रकृति से संबंधित चीज़ें, जैसे जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, है ना, पृथ्वी के सतह का अध्ययन कर रहे हैं, तो वही सब है। तो इनका कहने का मतलब वही है कि जो भौतिक वातावरण है और मानव के क्या क्रियाकलाप, मानव की गतिविधियाँ और गुण, क्वालिटीज़, है ना, उसमें मानव के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, इसी में है आपके जनजातियों के बारे में पढ़ना है, विश्व की जनजातियाँ और भारत की जनजातियाँ। तो विश्व की जनजातियों का पूरा टॉपिक पढ़ा के उसका वीडियो आपको एक दिन भेजे थे, लिंक देखे किसी ने? नहीं देखा? विश्व की ट्राइब के बारे में प्लेलिस्ट भेजा गया था एक दिन, और भारत की भी जनजातियों के बारे में 2 वीडियो है उसमें, तो उसको देख लीजिएगा समय रहते, है ना। तो आज में पढ़ाएंगे भी, तो पहले से देखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग है। उसमें बढ़िया सा इमेज के माध्यम से दिखाया है मैंने कि क्या कैसी गतिविधियां हैं उनकी, कैसा है, वो सब देख लीजिएगा। तो वही ये हंटिंगटन कह रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। जैसे अभी बता चुके हैं कि मानव भूगोल क्या होता है, प्रकृति और मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन, उसी को इन्होंने भी कहा है, कुछ शब्द अलग अलग दे दिए हैं बस, ठीक है ना। तो क्या कहा है? भौतिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप और गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और उनका वितरण का अध्ययन। मतलब कि जो प्रकृति है और मानव है, दोनों के क्रियाकलाप, जो गतिविधियां, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जो गुण हैं, है ना, जो दोनों के संबंध के अनुसार जो क्वालिटीज़ निकल के आती है, उनके स्वरूप का अध्ययन, कि हर जगह अलग अलग होगा ना। भारत में कृषि अलग तरीके से होगी, चीन में अलग तरीके से होगी, अमेरिका में अलग तरीके से होगी, उद्योग भी अलग अलग तरीके के होंगे, तो उनके स्वरूप और उनका वितरण, भारत में खेती किसी और चीज़ की होगी, है ना, चावल गेहूँ हो रहा है, मक्का ज़्यादा हो रहा है अमेरिका में, है ना, चीन में कुछ और हो रहा है। तो हर जगह का कृषि ही हर जगह अलग अलग तरीके की हो रही है, उनका वितरण भी अलग अलग है, हर जगह लोगों की जनसंख्या भी अलग अलग है। तो वही जब स्वरूप और वितरण का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल उसको कहते हैं। एक और परिभाषा लिखिए एक भूगोलवेत्ता के अनुसार, वह है एल्बर्ट डिमांजिया। एल्बर्ट डिमांजिया, डिमांजिया एल्बर्ट डिमांजिया, ये हैं फ्रांसीसी विद्वान। इनके लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, मानव भूगोल, मानव समुदायों, मानव भूगोल मानव समुदायों
और समाज के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो मानव भूगोल है वह मानव समुदाय इन्होंने मानव बस नहीं कहा, बात वही आएगी निष्कर्ष में, बस शब्द अब वही चीज़ें कोई एक तरह से सब लोग कैसे कह सकते हैं? थोड़ा बहुत तो अंतर लाना पड़ेगा ना, तभी ना पढ़ रहे हैं हम। एक ही तरह होता तो एक ही तरह का पढ़ रहे होते। तो मानव समुदाय और क्या है? सामाजिक भौतिक वातावरण। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समुदाय में रहता है, ग्रुप में रहते हैं आप लोग, है ना। आपका कॉलेज में भी ग्रुप होगा 2-4 लोगों का कि ये मेरे ग्रुप के लोग हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोग शत्रु हैं, वही ग्रुप वाले ही जो है सब कुछ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप किसी एक ग्रुप में, एक समुदाय में रहते हैं, समाज में। जिस समाज में रहते हैं, मान लीजिए जिस गांव में कोई रह रहा है, जिस राज्य में कोई रह रहा है, किसी देश में कोई रह रहा है, तो एक समाज या समुदाय ही माना जा सकता है। तो उस समुदाय में लोग रह रहे हैं, उस समुदाय का कुछ भौतिक वातावरण होगा, है ना। जलवायु होगी वहाँ की कुछ खास होगी, जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु है थोड़ा, है ना। कोई अमेरिका में रह रहा है तो वहाँ की जलवायु अलग है। तो वो जलवायु क्यों इसमें कह रहे हैं भौतिक वातावरण? क्योंकि हर एक प्रकृति के अनुसार जो वातावरण है, मौसम है, जलवायु अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार गतिविधियाँ भी अलग अलग होती हैं ना। बर्फीले क्षेत्र में रहेंगे तो आप जैसे इस तरह से बैठे हैं थोड़ी बैठ पाएंगे, तो आपको अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के आना पड़ेगा, है ना। ये जो खुली खुली खिड़कियां हैं, खुली खिड़कियां नहीं होंगी, नहीं तो क्या होगा, जम जाएंगे हम लोग यहीं बैठे बैठे। तो ये समस्याएं हैं। तो यह भी वही कह रहे हैं जो है एल्बर्ट डिमांजिया, क्योंकि डिमांजिया जो है इन्होंने मानव अधिवास पे काम किया है, ह्यूमन सेटलमेंट पे भी काम किया है, इसीलिए इन्होंने देखिए समुदाय आदि शब्दों का प्रयोग किया है इसमें। तो इन्होंने यही कहा कि मानव भूगोल क्या है? मानव समुदाय, और जिस समुदाय में मानव रहता है वहाँ का जो वातावरण है उसके बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसी का अध्ययन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि मानव भूगोल संबंधित 2-3 जो भूगोलवेत्ता परिभाषा, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का है, कम से कम 1-2 का आप याद रखिए, जिससे कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 2 भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए या एक के अनुसार बताइए, तो कम से कम 2 याद रहे तो एक आध को बता भी सकते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में भी आपसे कभी पूछा जा सकता है ना, कि मानव भूगोल क्या है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे हम लोग अब बात करेंगे एक लाइन लिख लीजिए इसमें, पैराग्राफ चेंज करके उसी में, कि भूगोल न केवल वैज्ञानिक ही हो, भूगोल न केवल वैज्ञानिक ही हो वरन वह मानवीय भी हो। भूगोल न केवल वैज्ञानिक ही हो वरन वह मानवीय भी हो। ठीक लिया? इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपसे कभी कभी ऐसे भी सवाल दे देते हैं, आपको केवल यही स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा व्याख्या कीजिए, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सोचिए 1 मिनट, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसको कई बार 1-2 बार पढ़िए, देखिए क्या दिमाग में आ रहा है।
तो समझ में आया? एक एक शब्द को ध्यान से देखिए उसमें। इसका मतलब यह है, बताओ। वो वैज्ञानिक ही ना, बल्कि मानव भूगोल की तरह लिखते हैं। वो तो उसमें लिखा ही है, वही ना लिखा है, वैज्ञानिक न हो मानवीय भी हो। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो उससे? हिंदी लियो, हिंदी में आता है ना व्याख्या करने वाला, तो उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, उसका बहुत बड़ा 4-5 लाइन लिखना होता है। वैसा ही है ये। इसमें सिंपल बैठिए, इसमें सिंपल सा ये कह रहा है, वैज्ञानिकता मतलब तर्क आधारित, है ना। अब मानव कहने का मतलब है कि मानव हमेशा क्या होता है, मानव का व्यवहार जो है ना, मानव अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ों को अनुकूलित करता रहता है। क्योंकि हम प्रकृति, जैसे संभववाद बताए थे ना, कि संभववाद में मानव खुद संभावनाओं को उत्पन्न करता है और प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित करता रहता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो मतलब कि भूगोल में केवल वैज्ञानिकता नहीं हो, वैज्ञानिकता तो हो कि केवल ना हो, कि केवल हम प्रूफिंग को ही देख रहे हैं, कुछ प्रूफ नहीं कर पाए तो उसको ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता है ना। व्यवहार जो है, जैसे आप कोई वस्तु क्यों खरीदते हैं, यह आपका एक व्यवहार, मतलब एक बिहेवियर ज्योग्राफी होती है, व्यवहारिक भूगोल होता है, कल्याण भूगोल होता है, वेलफेयर ज्योग्राफी होता है। यह सब मानव भूगोल का ही पार्ट है। कल्याण भूगोल, वेलफेयर ज्योग्राफी में क्या देखते हैं आप, समाज में सब लोगों का कल्याण सोचते हैं, है ना। वेलफेयर ज्योग्राफी में जैसे बहुत सारी सरकार योजनाएं चलाती है ना वेलफेयर के लिए, तो एक तरह से वो वेलफेयर ही, सबका भला करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जैसे आपने भौतिक भूगोल पढ़ा था, तो समय हो चुका है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। आज बेल नहीं बजी है, तो बेल क्यों नहीं बजा? चलो 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 तब। तो इसका मतलब यही है कि जैसे आपने भौतिक भूगोल जो पढ़ा था, भौतिक भूगोल पहला पेपर पढ़ा है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो भौतिक भूगोल में आपने देखा था कि हम बहुत सारे कंसेप्ट जो है फिजिक्स आदि से लेकर के बहुत सारे मॉडल्स आज दे रहे थे उसमें। लेकिन मानव भूगोल में क्या है कि वैसे कंसेप्ट नहीं है उसमें, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आदि के कंसेप्ट, लॉजिक्स नहीं यूज होते हैं। ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं वो ह्यूमन बेस्ड हैं। तो इसी तरह वह कहने का मतलब ये है कि मतलब केवल साइंटिफिक ना रहे, ह्यूमन के भी द्वारा जो इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं उनका भी महत्व रहे। ठीक है, तो चलिए फिर कल बात करते हैं आगे।